हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम अवसर लागत सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह आज हमारी चौथी क्लास है इंटरनेशनल ट्रेड की। तो हमारी पिछली क्लास जो कि तीसरी क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक तो हमारा निरपेक्ष लागत सिद्धांत पढ़ा था, जो कि किसने दिया था? एडम एडम स्मिथ ने। और हमारा दूसरा सिद्धांत था सापेक्ष लागत या तुलनात्मक लागत सिद्धांत या तुलनात्मक लागत सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? रिकार्डो ने। ये दोनों सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत थे। और जो अवसर लागत सिद्धांत है जो कि किसने दिया था? हेबरलर ने। तो ये सापेक्ष लागत सिद्धांत रिकार्डो का जो सिद्धांत था इसकी आलोचना पर ही आधारित है या इस पर एक सुधार है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन हेबरलर ने किया। और कब किया? देखिए, तो हेबरलर ने ये जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन अपनी बुक में किया और इनकी बुक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस बुक में उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और कब किया? 1936 में। ये सन याद रखना। सबसे पहले निरपेक्ष लागत सिद्धांत आया, फिर सापेक्ष लागत सिद्धांत आया और फिर ये अवसर लागत सिद्धांत 1936 में। ये आया 1776 में। ये आया 1817 में। ये सन याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा सिद्धांत किसने दिया ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यह रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना पर आधारित है। और रिकार्डो ने केवल क्या किया? स्थिर लागत की ही व्याख्या की, जबकि हेबरलर ने स्थिर लागत, घटती और बढ़ती अवसर लागतों की व्याख्या की। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि जो हमारा पहला सिद्धांत था वो क्या था? निरपेक्ष लागत सिद्धांत, जो कि किसने दिया? एडम स्मिथ ने। उसमें क्या बताया गया था कि जैसे ये एक देश का उत्पादन संभावना वक्र और ये दूसरे देश का उत्पादन संभावना वक्र। हम पहले किसका देख रहे हैं? एडम स्मिथ का। तो देखिए, ये ए देश का उत्पादन संभावना वक्र और ये बी देश का। यहाँ पर क्या है? एक्स वस्तु, यहाँ पर वाई वस्तु। तो देखिए, जो हमारा बी देश है उसको एक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है और जो हमारा ए देश है उसको वाई वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। तो बी एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा और ए वाई वस्तु का उत्पादन करेगा और ऐसी स्थिति में व्यापार होगा। लेकिन माना कि इस प्रकार हो कि देखिए, यहाँ पर ये किसका है? ये हमारा ए देश का है और ये हमारा बी देश का। यहाँ पर एक्स वस्तु और यहाँ पर वाई वस्तु। ऐसी स्थिति में देखिए, जो हमारा ए देश है वह एक्स वस्तु का भी अधिक उत्पादन कर रहा है और वाई वस्तु का भी अधिक उत्पादन, यानी ए देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम एडम स्मिथ का सिद्धांत देखते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है? एडम स्मिथ के अनुसार क्या होगा? व्यापार नहीं होगा। यानी इस स्थिति में तो एडम स्मिथ के अनुसार क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है, क्योंकि दोनों देशों को अलग अलग वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ मिल रहा है। लेकिन इस स्थिति में बी को किसी भी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ नहीं मिल रहा है। तो निरपेक्ष लागत सिद्धांत के अनुसार क्या है? ऐसी स्थिति में व्यापार नहीं होगा, जो हमारा पहला सिद्धांत था। लेकिन हम सापेक्ष लागत सिद्धांत देखते हैं तो इसके अनुसार क्या है? उसके अनुसार इस स्थिति में भी व्यापार होगा। केवल व्यापार इस एक स्थिति में ही नहीं हो सकता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो, तो इस स्थिति में व्यापार नहीं होता है। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा? व्यापार होगा। अब देखिए, इस स्थिति में क्या देखते हैं हम? तुलनात्मक लाभ देखते हैं। क्या देखते हैं? तुलनात्मक लाभ। तो इस स्थिति में जो ए देश है, ए को क्या है? एक्स वस्तु के उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ मिलेगा और बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में क्या होगा? तुलनात्मक हानि कम होगी, या इसको हम तुलनात्मक लाभ भी मान सकते हैं। तो वाई वस्तु का उत्पादन करेगा बी और ए जो है एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा। तो ये बताया हमारे रिकार्डो ने, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। लेकिन जो हमारा अवसर लागत सिद्धांत है ये क्या कहता है कि ये जो उत्पादन संभावना वक्र है ये इस आकृति में नहीं होता है, केवल
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल स्थिर अवसर स्थिर लागत की ही व्याख्या की गई है, जबकि हमारा अवसर लागत सिद्धांत क्या मानता है, बर्लर के अनुसार जो लागत है वो स्थिर, घटती और बढ़ती हो सकती है। यानी जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है, मतलब ये घटती, ये जो है ये स्थिर अवसर लागत का है, ये घटती अवसर लागत का है, और अवसर लागत इस प्रकार से भी हो सकती है, यानी बढ़ती हुई। तो जो है बर्लर है उन्होंने 3 प्रकार की अवसर लागतों की व्याख्या की। अब देखिए हमारा जो क्लासिकल सिद्धांत है या हमारा जो रिकार्डो का सिद्धांत था वो क्या है, 2x2 मॉडल पर आधारित था। यानी उत्पादन का एक ही साधन, वो क्या था, श्रम। यानी वस्तु का जो मूल्य वो किसके आधार पर निर्धारित हो रहा था, वो केवल श्रम के आधार पर निर्धारित हो रहा था। लेकिन अब हेबर्लर ने क्या बताया कि केवल श्रम के आधार पर ही उत्पादन नहीं होता, या श्रम से ही उत्पादन नहीं होता, उत्पादन के और भी साधन होते हैं। तो उन सभी के आधार पर भी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। जो हमारा रिकार्डो का सिद्धांत था वो किस पर आधारित था, मूल्य के श्रम सिद्धांत पर, मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित। हमारा रिकार्डो का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित था, क्योंकि उन्होंने उत्पादन का एक मात्र साधन श्रम ही माना था। लेकिन हमारा हेबर्लर का सिद्धांत है यह मूल्य के श्रम सिद्धांत की आलोचना करता है और बताता है कि उत्पादन के और भी साधन होते हैं, तो उन सभी के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो इस आधार पर उन्होंने आलोचना की। अब देखिए तुलनात्मक लाभ को अवसर लागत के रूप में परिभाषित किया। जो हेबर्लर है उन्होंने जो तुलनात्मक लाभ शब्द का प्रयोग किसने किया, रिकार्डो ने, उसी को अवसर लागत के रूप में परिभाषित किया। अब देखिए अवसर लागत क्या होती है, तो देखिए जैसे कोई देश है, तो कोई देश 2 वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, कोई देश 2 वस्तुओं x व y का उत्पादन कर सकता है। कोई देश x व y दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। तो देखिए अब तो x वस्तु की अवसर लागत x वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु y की उस मात्रा के बराबर होगी जो उसे वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए छोड़नी पड़ेगी। अब देखिए कोई देश है, जैसे हम मान लेते हैं ए एक देश है, तो देखिए ये x और y दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। जो ए देश है यह x और y 2 वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। तो देखिए इससे यह देश क्या चाहता है कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना चाहता है। क्या करना चाहता है, x वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना चाहता है। तो इसके बदले में y वस्तु की कितनी इकाइयाँ या कितनी मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो इसी को क्या कहते हैं, x वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। यानी x वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, y वस्तु की मात्रा को छोड़ना पड़ रहा है। तो वो क्या होगी, जो मात्रा छोड़ी गई है वो क्या होगी, अवसर लागत। जैसे कोई देश है x वस्तु की 5 से 6 इकाई का उत्पादन करना चाहता है, यानी 5 इकाइयों का उत्पादन कर रहा था, अब क्या करना चाहता है, 6 इकाई यानी 1 इकाई x वस्तु की बढ़ाना चाहता है। तो इसके बदले y वस्तु की वो 10 इकाइयों का उत्पादन कर रहा था,
तो वह क्या कर रहा है, अब 8.5 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 इकाई बढ़ी है, x की 1 इकाई बढ़ी है, तो इसके बदले में y की क्या है 1.5 इकाइयाँ कम हुई। यानी x की 1 इकाई की अवसर लागत क्या है, x की 1 इकाई की अवसर लागत y की 1.5 इकाइयाँ y की है। तो ये है हमारी अवसर लागत की परिभाषा है कि देखिए x वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु y की उस मात्रा के बराबर होगी जो उसे वस्तु x की 1 अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए छोड़नी पड़ेगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल y बाय डेल x, यानी x की 1 अतिरिक्त इकाई के लिए y की कितनी इकाइयाँ कम करनी पड़ेगी। यहाँ पर x क्या होगा, x में तो क्या होगी वृद्धि और y में क्या होगी कमी, कि x में 1 इकाई वृद्धि होने पर y में कितनी इकाई कमी होगी। तो ये होगी हमारी अवसर लागत की परिभाषा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हेबरलर के अनुसार अवसर लागत में अंतर के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। हेबरलर का क्या मानना है कि अगर 2 देश है ए और बी, अगर दोनों की अवसर लागतों में अंतर नहीं है तो व्यापार नहीं होगा, अगर दोनों की अवसर लागत में अंतर है तो व्यापार होगा। अब देखिए अवसर लागत में अंतर होगा तो दोनों की जो उत्पादन संभावना वक्र है वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होगी। यानी देखिए जैसे ये ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है और ये बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है, ये एक दूसरे के क्या है समानांतर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अवसर लागत भी क्या है समान। तो ऐसी स्थिति में व्यापार नहीं होगा। व्यापार के लिए क्या करना चाहिए, देखिए ये ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है और ये बी देश का उत्पादन संभावना वक्र, तो ऐसी स्थिति में व्यापार होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है अवसर लागत में अंतर है, यहाँ पर अवसर लागत में अंतर है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि व्यापार के लिए क्या करना चाहिए, अवसर लागत में अंतर होना चाहिए। अब देखिए हम सिद्धांत की मान्यताएं देख लेते हैं। तो देखिए जो हेबरलर का अवसर लागत सिद्धांत है वो 2 की मान्यता पर आधारित है। यानी 2 यानी यहाँ पर क्या है 2 देश और यहाँ पर क्या है 2 वस्तुएं और यहाँ पर क्या है 2 उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन जैसे हम श्रम और पूंजी मान सकते हैं, जबकि इससे पहले हमने पढ़े मॉडल वो क्या थे 2x2x1 पर आधारित थे। यानी 2 देश 2 वस्तुएं लेकिन उत्पादन का एक ही साधन लिया था पहले जो हमने पढ़े निरपेक्ष लागत सिद्धांत और तुलनात्मक लागत सिद्धांत। तो ये सिद्धांत 2x2 मॉडल पर आधारित है। अब देखिए दूसरी मान्यता है पूर्ण प्रतियोगिता होती है। क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है। और तीसरी मान्यता है वस्तु की जो कीमत है वो किसके बराबर होगी, सीमांत लागत के। किसके बराबर होगी, मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत के बराबर। और चौथी मान्यता है साधन की कीमत, साधन की जो भी उत्पादन के साधन जैसे श्रम और पूंजी मान लेते हैं, तो श्रम और पूंजी को कितना भुगतान किया जाएगा या उनकी कीमत क्या होगी, तो वो उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी। कि जैसे 10 श्रमिक है तो जो 10वां श्रमिक वो कितना उत्पादन करेगा या उसकी उत्पादकता कितनी होगी, वो क्या होगी सीमांत उत्पादकता। तो उसके आधार पर इसको कीमत मिलेगी। अब देखिए 5वीं मान्यता है साधन पूर्ति स्थिर, यानी साधनों की पूर्ति को स्थिर रखा गया है, उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। 6ठी मान्यता है और साधन पूर्ति स्थिर क्यों है, क्योंकि जो देखिए हमारी 8वीं मान्यता क्या है, देशों के बीच साधन अगतिशील पर देश के भीतर गतिशील। जैसे ये हमारा ए देश है और ये बी देश है, तो उत्पादन का साधन मान लेते हैं श्रम। तो श्रमिक ए देश में कहीं पर भी आ जा सकते लेकिन ए देश से बी देश में नहीं जा सकते। यानी ए देश में श्रमिकों की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी यानी स्थिर होगी। तो क्या होगी, साधन पूर्ति स्थिर। और 6ठी मान्यता क्या है, पूर्ण रोजगार। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूर्ण रोजगार होता है। 7वीं मान्यता क्या है, तकनीकी स्थिर, यानी तकनीकी में कोई भी चेंज नहीं होता, तकनीकी स्थिर रहती है। 8वीं मान्यता है देशों के बीच साधन अगतिशील पर देश के भीतर गतिशील, यानी देश में कहीं भी आ जा सकते लेकिन एक देश से दूसरे देश में साधन अगतिशील रहते हैं।
और व्यापार क्या होता है, स्वतंत्र व्यापार होता है, यानी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार कोई भी टैरिफ कोटा या कोई भी व्यापार पर रोक टोक नहीं लगाती है, यानी व्यापार क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो ये सारी हमारी इस सिद्धांत की मान्यताएं हैं। तो अब हम आगे सिद्धांत को पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि किस स्थिति में व्यापार होगा और किस में नहीं होगा। तो देखिए, पहली स्थिति ये देखिए, ये ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है और ये बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है। जब उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार क्रॉस करेंगे तो भी व्यापार होगा, व्यापार होगा। या फिर जब उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार हो, ये ए देश का और ये बी देश का, इसमें भी व्यापार होगा। अब तीसरी स्थिति है ये वाली, सेम इसका उल्टा है, ये ए देश और ये बी देश, तो इसमें भी व्यापार होगा। इसमें भी व्यापार होगा। अब हमारी लास्ट स्थिति है पांचवी, जिसमें क्या है, उत्पादन संभावना वक्र एक दूसरे के समानांतर है। यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, समानांतर, ये ए देश और ये बी देश, तो इसमें व्यापार नहीं होगा। तो व्यापार के लिए क्या आवश्यक है कि उत्पादन संभावना वक्र समानांतर नहीं होने चाहिए। अब देखिए, पहली स्थिति में क्या है कि जो हमारा, जैसे ये ए देश का है और ये बी देश का, यहाँ पर अक्ष वस्तु, यहाँ पर वाई। तो देखिए, हमारा जो ए देश है, ए देश किस पर, वाई वस्तु का उत्पादन करेगा और बी देश जो है अक्ष वस्तु का उत्पादन करेगा। अब इसमें देखिए, हमारा जो ए देश है वो वाई वस्तु का उत्पादन करेगा और बी देश अक्ष वस्तु का उत्पादन करेगा। और इस स्थिति में हमारा बी देश वाई वस्तु का उत्पादन करेगा और एक जो हमारा देश है वो अक्ष वस्तु का उत्पादन करेगा। और इस स्थिति में जैसे ये ए देश का है और ये बी देश का, तो हमारा बी देश अक्ष वस्तु का उत्पादन करेगा और ए देश वाई वस्तु का उत्पादन करेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें व्यापार नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों की अवसर लागत क्या है, समान है। तो अब हम तीनों प्रकार की अवसर लागत के बारे में देखते हैं। अब देखिए, हेबर्लर ने 3 प्रकार की अवसर लागतों की व्याख्या की। पहली क्या है, स्थिर अवसर लागत, दूसरी है बढ़ती अवसर लागत और तीसरी है घटती अवसर लागत। तो ये तीनों प्रकार की अवसर लागतों की व्याख्या की हेबर्लर ने। अब देखिए, जब स्थिर अवसर लागत हो तो ऐसी स्थिति में क्या है, स्थिर प्रतिफल का नियम लागू हुआ, स्थिर प्रतिफल। जब बढ़ती अवसर लागत हो तो घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। और जब घटती अवसर लागत हो तो बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब क्वेश्चन में अवसर लागत के बारे में दिया गया है या प्रतिफल के बारे में। देखिए, यहाँ पर अवसर लागत तो क्या है, बढ़ती हुई, लेकिन प्रतिफल क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। यहाँ पर अवसर लागत क्या है, घट रही, लेकिन प्रतिफल क्या है, बढ़ रहे। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखिए, जब स्थिर अवसर लागत हो तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा होगी। क्या होगी, उत्पादन संभावना वक्र सरल, उत्पादन संभावना वक्र सरल रेखा होगी। और इस स्थिति में जब व्यापार होगा तो दोनों देश क्या करेंगे, व्यापार में पूर्ण विशिष्टीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जब स्थिर अवसर लागत हो तो पूर्ण विशिष्टीकरण किया जाता है। यानी जैसे ए देश है अक्ष वस्तु का उत्पादन करेगा, केवल अक्ष वस्तु का, और बी देश केवल
वाई वस्तु का, यानी ए देश अक्स का उत्पादन करेगा मतलब वाई की एक इकाई का भी उत्पादन नहीं करेगा, और बी वाई का उत्पादन करेगा तो अक्स की एक इकाई का भी उत्पादन नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं पूर्ण विशिष्टीकरण, यानी केवल एक ही वस्तु का उत्पादन करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बढ़ती अवसर लागत, इसमें उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार होगा। मूल बिंदु से नतोदर यानी दूर की ओर, मूल बिंदु से नतोदर उत्पादन संभावना वक्र। और अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अपूर्ण विशिष्टीकरण, अपूर्ण इसमें अपूर्ण विशिष्टीकरण अपनाया जाता है, यानी ए देश अक्स वस्तु का भी उत्पादन करेगा, वाई का भी, लेकिन एक वस्तु की काफ़ी अधिक मात्रा और एक की बिल्कुल कम मात्रा उत्पादित करेगा। और बी देश ये भी वाई वस्तु और अक्स वस्तु दोनों का उत्पादन करेगा, लेकिन वाई की काफ़ी अधिक मात्रा उत्पादित करेगा और अक्स की बिल्कुल कम मात्रा उत्पादित करेगा। तो इसे कहते हैं अपूर्ण विशिष्टीकरण। अब देखिए इसमें क्या होता है, घटती अवसर लागत। तो घटती अवसर लागत में क्या है, बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, तो इस प्रकार होगा उत्पादन संभावना वक्र, यानी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी मूल बिंदु की ओर झुका हुआ है, यानी मूल बिंदु के पास से जाता हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पूर्ण विशिष्टीकरण होता है, पूर्ण विशिष्टीकरण। तो ये तीनों प्रकार की अवसर लागतों की हेबरलर ने व्याख्या की। अब हम एक एक प्रकार की अवसर लागत में देखेंगे कि किस प्रकार से व्यापार होता है। अब देखिए हम स्थिर अवसर लागतों के अंतर्गत व्यापार को देखते हैं, यानी ट्रेड अंडर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए स्थिर अवसर लागत की स्थिति में हमारा उत्पादन संभावना वक्र सरल रेखा होगी। तो देखिए जो हमारा पी ए ये क्या है, ए देश का उत्पादन संभावना वक्र, और हमारा पी बी ये क्या है, बी का उत्पादन संभावना वक्र, बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है। तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु ली गई है और वाई अक्ष पर वाई वस्तु ली गई है। तो कौन सा देश कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा, तो देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब व्यापार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हमारा जो बी देश है वो कौन से, यहाँ पर हम बिंदु ले लेते हैं ए बिंदु पर संतुलन में हमारा बी देश, व्यापार नहीं होने की स्थिति में। अब देखिए जब व्यापार खुलता है, जब व्यापार होता है तो ऐसी स्थिति में देखिए कौन सा देश कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा, तो हम इसका निर्धारण लागत अनुपात के आधार पर कर सकते हैं। तो देखिए लागत अनुपात को हम देखते हैं, ए देश में क्या है, अब देखिए ये हमारा ए देश है, ए देश का उत्पादन संभावना वक्र। तो ए देश में क्या लिखेंगे हम, ओ पी बटेवा में लिखेंगे ओ पी बटेवा ओ ए, और बी देश के लिए हम क्या लिखेंगे, ओ पी बटेवा ओ बी तो ये हमारा बी देश का लागत अनुपात है और ए देश का ये हमारा लागत अनुपात है। तो हमारा जो बी देश है उसके लिए देखिए उसमें ये हमारी वैल्यू क्या है, छोटी है, यानी ये वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू ये क्या आ जाएगी, बड़ी आएगी, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, बड़ी है, यानी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि अगर बटे वाली संख्या है बड़ी तो हमारी जो पूरी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो देखिए ए देश में जो है अवसर लागत क्या है, कम है, यानी ए देश अक्स वस्तु की अवसर लागत क्या है, ए देश में कम है, यानी ए देश किसका उत्पादन करेगा, ए देश अक्स का उत्पादन, और जो हमारा बी देश वो किसका उत्पादन करेगा, बी देश वाई का उत्पादन करेगा, यानी ए देश अक्स के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और क्या करेगा, पूर्ण विशिष्टीकरण। यानी जो हमारा ए देश है, ए देश अक्स वस्तु का उत्पादन करेगा, यानी एक ए देश हमारी अक्स वस्तु की ओ ए मात्रा का उत्पादन करेगा, और हमारा बी देश ओ पी वाई वस्तु की मात्रा का उत्पादन करेगा।
अब देखिए, व्यापार से पहले जो हमारा बी देश है वो कौन सा, ई बिंदु पर संतुलन में है। हमारा बी देश ई बिंदु पर संतुलन में, यानी इतनी एक्स वस्तु की का उत्पादन कर रहा है और इतना वाई वस्तु का उत्पादन कर रहा है। अब देखिए, व्यापार के बाद क्या होता है, व्यापार के बाद जो हमारा बी देश है वो वाई वस्तु की ओ पी मात्रा, इतनी मात्रा वाई वस्तु का उत्पादन कर रहा है, और हमारा ए देश ओ ए एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है। अब देखिए, यदि अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा क्या है, पी ए, यानी हमारा जो बी देश का जो कीमत अनुपात है वही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो हमारा व्यापार होगा उसमें देखिए, हमारा बी देश है, बी देश को एक्स वस्तु की इतनी मात्रा चाहिए, तो इसके लिए देखिए एक्स वस्तु की यहाँ पर आ जाएगा, एक्स वस्तु की इतनी मात्रा लेगा, उसके बदले वाई वस्तु की केवल इतनी मात्रा देगा। देखिए यहाँ पर मान लेते हम एफ बिंदु और यहाँ पर मान लेते जी बिंदु। तो देखिए वाई, हमारे जो बी देश है, बी देश क्या करेगा, वाई का पीजी निर्यात करेगा, वाई का पीजी एक्सपोर्ट करेगा, और क्या करेगा, एक्स वस्तु की जी एफ मात्रा का क्या करेगा, आयात करेगा। अब देखिए, तो हमारा जो है बी देश, वो देखिए इतनी तो वाई वस्तु की मात्रा निर्यात कर लेगा, लेकिन उसके पास वाई वस्तु की इतनी मात्रा रह जाएगी, यानी उसका जो उत्पादन है वो ई बिंदु से का, उसका उपभोग बिंदु कहाँ जाएगा, ई बिंदु से अब पर आ जाएगा, क्योंकि इतनी वाई मात्रा का उत्पादन उपभोग कर रहा है और इतनी एक्स वस्तु का उपभोग, यानी अब बिंदु पर आ जाएगा। तो हमारा जो बी देश है वो ई से कहाँ पर आ जाएगा, ई से एफ पर आ जाएगा। यानी व्यापार से जो पूरा लाभ है वो किसको मिला है, व्यापार से लाभ, व्यापार से लाभ किसको मिलेगा, बी को, केवल बी को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है वो क्या है, पी ए, यानी ए देश की कीमत अनुपात के समान ही या उसी का कीमत अनुपात है। अब देखिए, पहले हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा क्या थी, पी ए, यानी ये वाली पी ए, जो कि ए देश का उत्पादन संभावना वक्र पर थी। अब देखिए, यदि अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा क्या हो, पी सी, तो ऐसी स्थिति में व्यापार से लाभ किसको होगा, व्यापार से लाभ ए व बी दोनों को। इसका क्या कारण है, देखिए अब जब देखिए पी ए, ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा थी पी ए वाली, तब देखिए एक्स वस्तु की इतनी मात्रा लेने के लिए, एक्स वस्तु की यहाँ पर अप बिंदु था, तो एक्स वस्तु की इतनी मात्रा लेने के लिए हमारा जो बी देश है वाई वस्तु की केवल इतनी मात्रा दे रहा था। यहाँ पर क्या था, जी बिंदु था, तो पी जी मात्रा दे रहा था एक्स वस्तु की इतनी मात्रा के बदले। लेकिन अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा ये है, क्या है, पी सी, तो ऐसी स्थिति में इतनी मात्रा के लिए क्या करेगा, देखिए इतनी मात्रा के लिए इसी के समानांतर यहाँ पर लाइन खींचेंगे। तो देखिए अब देखिए ये और ये सेम मात्रा है, ये एक्स वस्तु की मात्रा है, तो एक्स वस्तु की इतनी मात्रा के लिए अब क्या कर रहा है, वाई वस्तु की इतनी मात्रा देनी पड़ रही है। यानी अब देखिए पहले तो वाई वस्तु की इतनी मात्रा दे रहा था वाई की बी देश, अब क्या कर रहा है, इतनी मात्रा दे रहा है बी देश, यानी इतनी मात्रा जो है ये ए देश को अतिरिक्त मिल रही है, यानी ए देश को भी अब क्या हो रहा है। अब देखिए पहले तो ए देश को कितनी मिल रही थी, वाई वस्तु की केवल ये इतनी मात्रा मिल रही थी, लेकिन अब इतनी मात्रा मिल रही है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि ए देश को भी व्यापार से लाभ हो रहा है। तो देखिए व्यापार से लाभ को कैसे मापेंगे कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा ए देश की जितनी पास होगी उतना ही ए देश को नुकसान होगा, और बी देश की जितनी पास होगी उतना ही बी देश को नुकसान होगा। यानी जिस देश की ओर अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा होगी उस देश को व्यापार से लाभ होगा। अब देखिए ये बीच में है, तो बीच में तो दोनों देशों को लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा क्या है, पी सी है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार से लाभ ए और बी दोनों देशों को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि क्या है, स्थिर अवसर लागत है, तो ऐसी स्थिति में दोनों देश क्या करेंगे,
पूर्ण विशिष्टीकरण, पूर्ण विशिष्टीकरण। दोनों देश उत्पादन में क्या करेंगे, पूर्ण विशिष्टीकरण। यानी एक जैसे हमारा बी देश क्या कर रहा है, पूर्ण रूप से वाई वस्तु का ही उत्पादन कर रहा है, और ए देश हमारा एक्स वस्तु का ही उत्पादन कर रहा है। तो ये थी हमारी स्थिर लागतों के अंतर्गत व्यापार। अब हम दूसरा देखते हैं। अब देखिए हम बढ़ती अवसर लागत के अंतर्गत व्यापार देखते हैं, ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स। तो देखिए जब बढ़ती अवसर लागत हो तो इसी स्थिति में क्या होता है, जो दोनों देश है वो क्या करेंगे, अपूर्ण विशिष्टीकरण। बढ़ती अवसर लागत में जो उत्पादन संभावना वक्र वो क्या होता है, मूल बिंदु से नतोदर यानी दूर की ओर होता है। तो देखिए अपूर्ण विशिष्टीकरण करने का क्या कारण होता है, घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसमें क्या होता है, घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। अब देखिए बढ़ती अवसर लागत में ये पहला चित्र है, इसमें क्या है, ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है, और बी में क्या है, ये दूसरा चित्र है, इसमें बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है। तो देखिए व्यापार से पहले देखिए ये जो ए देश है, ए देश कहाँ पर, ये हमारा बी बिंदु है। बी बिंदु पर क्या कर रहा है, हमारा ए देश उत्पादन और उपभोग कर रहा है। यानी हमारा जो ए देश है वो क्या कर रहा है, बी बिंदु पर एक्स वस्तु की इतनी मात्रा का उत्पादन उपभोग कर रहा है और उत्पादन भी कर रहा है, और वाई वस्तु की इतनी मात्रा का उत्पादन और उपभोग कर रहा है। और जो हमारा बी देश है वो कहाँ पर, वो पी बिंदु पर संतुलन में है, पी डैश बिंदु पर, यानी इतनी इस बिंदु पर उत्पादन और उपभोग कर रहा है। यानी इतनी एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है और उपभोग कर रहा है, और इतनी मात्रा में वाई वस्तु का उत्पादन और उपभोग कर रहा है। ये हमारा बी देश है। तो देखिए व्यापार से पहले ए देश पी बिंदु पर संतुलन में है, ए देश यहाँ पर पी बिंदु है, यहाँ पर पी बिंदु है। तो ए देश पी बिंदु पर संतुलन में है और उत्पादन और उपभोग कर रहा है, और कीमत रेखा इसकी है ए, ये वाली इसकी कीमत रेखा है ए। और बी देश पी डैश बिंदु पर उत्पादन और उपभोग कर रहा है इस बिंदु पर, और इसकी कीमत रेखा है बी, ये इसकी कीमत रेखा है ये वाली, ये है कीमत रेखा इसकी बी वाली है। अब देखिए व्यापार होता है तो व्यापार के बाद क्या होता है, जो सी डैश है ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा, ये सी डैश ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है। तो देखिए चित्र से स्पष्ट है कि जो ए देश है, ए देश को किसमें, एक्स वस्तु के उत्पादन में अधिक लाभ मिलेगा, ए देश को एक्स वस्तु में, और बी देश को वाई वस्तु में अधिक लाभ मिलेगा। पर इसमें क्या होगा, आंशिक विशिष्टीकरण होगा। तो देखिए ए देश है, एक्स वस्तु का अधिक उत्पादन पहले कहाँ पर कर रहा था, एक्स वस्तु का इतना उत्पादन कर रहा था, लेकिन व्यापार के बाद क्या करेगा, एक्स वस्तु का इतना उत्पादन बढ़ा देगा, एक्स वस्तु का इतना उत्पादन करेगा। और जो हमारा बी देश है वो पहले क्या कर रहा था, वाई वस्तु का केवल इतना उत्पादन कर रहा है, लेकिन व्यापार की स्थिति में वाई वस्तु का इतना उत्पादन करेगा, इतना। तो मतलब वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ा देगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा ये है CC1 जो मैंने दोनों चित्रों में खींच रखी है। अब देखिए ए देश में देखेंगे, सबसे पहले ए देश में क्या होगा, ए देश अन्य बिंदु पर उत्पादन करेगा। अब देखिए जो हमारा ए देश है ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा अन्य बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो अन्य बिंदु पर क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। यहाँ पर ये किसका बिंदु है, उत्पादन बिंदु। तो देखिए हमारा जो ए देश है वो अन्य बिंदु पर उत्पादन कर रहा है। तो देखिए अन्य बिंदु पर क्या कर रहा है, एक्स वस्तु की तो इतनी मात्रा कर रहा है उत्पादित, एक्स वस्तु की इतनी मात्रा, और वाई वस्तु की इतनी मात्रा उत्पादित कर रहा है। अब देखिए अब इसका उपभोग बिंदु देखना है हमें, तो वो देखिए उसको जो हमारा ए देश है, ए देश क्या करेगा, यहाँ इतनी मात्रा एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो उसमें से ये वाला पार्ट, अब देखिए इतना पूरा क्या कर रहा है, एक्स वस्तु का उत्पादन, तो इसमें से इतना पार्ट जो एक्स वस्तु का वो क्या कर देगा, निर्यात कर देगा, और इसके बदले इतनी मात्रा में वाई वस्तु का आयात कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि देखिए इसके पास, अब देखिए एक्स वस्तु इतनी थी, उसमें से एक्स वस्तु क्या बचेगी, इतनी मात्रा में तो एक्स वस्तु बच जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स वस्तु बच जाएगी,
और वाई वस्तु यहाँ तक तो उसके पास पहले थी, वो खुद उत्पादन कर रहा था और इतनी मात्रा में वाई वस्तु का आयात हो जाएगा तो उसके पास इतनी मात्रा में वाई वस्तु हो जाएगी। यानी देखिए उसका जो उपभोग बिंदु वो कहाँ जाएगा, क्यू बिंदु पर आ जाएगा। पहले कहाँ पर था, पी बिंदु से कहाँ पर आ जाएगा, क्यू बिंदु पर। तो यानी कि ए देश को व्यापार से क्या हुआ, व्यापार से लाभ हुआ, क्योंकि उसका उत्पादन उपभोग बिंदु पहले कहाँ पर था, पी पर, अब कहाँ पर आ गया, क्यू पर। अब क्या कर रहा है, अधिक मात्रा में उपभोग कर रहा था। सेम इसी प्रकार जो हमारा बी देश है, बी देश कहाँ पर उत्पादन कर रहा है, अम बिंदु पर। पहले कहाँ पर था, पी बिंदु पर, अब कहाँ पर है, अम बिंदु पर। तो वह इतनी मात्रा में क्या करेगा, वाई वस्तु का निर्यात कर लेगा। यानी उसके पास वाई वस्तु अब कितनी बचेगी, केवल इतनी मात्रा में ये वाई वस्तु उसके पास बचेगी। और इतनी मात्रा में एक्स वस्तु का वह उत्पादन कर रहा है, इतना तो वह एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है अम बिंदु पर, इतना एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है। और यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, एक्स वस्तु का आयात कर लेगा। यानी इतनी मात्रा में उसके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी आयात हो जाएंगे। तो वह कहाँ पर आ जाएगा, क्यू बिंदु पर। यानी पहले पी डैश बिंदु पर था, अब क्यू डैश बिंदु पर, यानी पी डैश से क्यू डैश बिंदु पर। यानी इसका भी क्या हो रहा है, अधिक उत्पादन, अधिक उपभोग, यानी इसको भी क्या हो रहा है, व्यापार से लाभ मिल रहा है। यानी दोनों देशों को व्यापार से लाभ मिलेगा। अब देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारा जो ए देश है, ए देश पी बिंदु से कहाँ पर चला गया, क्यू बिंदु पर। यानी इसको भी क्या हो रहा है, व्यापार से लाभ। और हमारा जो बी देश है, पी बिंदु से कहाँ पर चला गया, पी देश से क्यू देश पर। यानी इसको भी व्यापार से लाभ हो रहा है। तो इस स्थिति में दोनों देशों को व्यापार से लाभ हो रहा है। तो ये था हमारा बढ़ती अवसर लागत में व्यापार। अब देखिए घटती अवसर लागत में हम व्यापार को देखते हैं। तो देखिए घटते अवसर लागत में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, और बढ़ते प्रतिफल के नियम में क्या होता है, पूर्ण विशिष्टीकरण होता है। अब देखिए जब व्यापार नहीं होता तो ऐसी स्थिति में देखिए ये हमारा क्या है, ये वाला ए से लगाकर ये हमारा ए देश, ए से ए देश, ये हमारा क्या है, ए देश का उत्पादन संभावना वक्र। और ये हमारा बी से बी देश, ये हमारा क्या है, बी देश का उत्पादन संभावना वक्र। अब देखिए हमारा जो ए देश है वो कौन से, यहाँ पर पी बिंदु पर क्या कर रहा है, पी बिंदु पर उत्पादन और उपभोग कर रहा है। और ये उसकी जो ए और ए देश, ये उसकी कीमत रेखा है। और हमारा जो बी देश है, बी देश, ये बी देश का उत्पादन संभावना वक्र, और इस पर ये क्यू बिंदु पर क्या कर रहा है, उत्पादन और उपभोग कर रहा है। और इसकी ये बी देश, इसकी कीमत रेखा है। तो देखिए व्यापार से पहले ए देश पी पर क्या कर रहा है, उत्पादन और उपभोग, ये पी बिंदु है, ए देश का उत्पादन और उपभोग बिंदु। घरेलू कीमत रेखा इसकी ए और ए देश है, ये इसकी ए और ए देश लाइन जो पी पर स्पर्श कर रही है। यानी देखिए ये हमारा क्या है, ए और ए देश वक्र था, और यहाँ पर ये घरेलू कीमत रेखा A1, ए देश ए, ये वाली यहाँ पर स्पर्श कर रही है। और यहाँ पर क्या है, पी बिंदु है जो यहाँ पर है, ये पी बिंदु। सेम इसी प्रकार क्या था हमारा, ये क्या था, बी देश, और ये क्या है, बी देश, इसकी घरेलू कीमत रेखा जो कि क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये क्यू बिंदु है। तो इस प्रकार ये क्यू बिंदु पर उत्पादन और उपभोग कर रहा है। अब मानना कि क्या कर रहे हैं, दोनों व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार के बाद क्या होगा, ये है बी ए देश, क्या है, बी ए देश, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा। तो देखिए इस स्थिति में ए देश क्या करेगा, ए देश अक्स के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा। क्योंकि ए देश से ए देश क्या कर सकता है, या तो वाई वस्तु की केवल इतनी मात्रा का उत्पादन करे, या अक्स वस्तु की इतनी मात्रा का उत्पादन करे। तो ये अक्स वस्तु की ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। इसी प्रकार बी देश क्या है, बी देश या तो अक्स का इतना उत्पादन करे या वाई का इतना उत्पादन करे। तो बी देश वाई का ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, तो बी देश क्या करेगा, वाई का ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, तो वाई के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। तो देखिए ए देश अक्स के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, और बी देश वाई के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा।
तो देखिए हमारा जो ए देश है, ए देश क्या करेगा, इतनी मात्रा में एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो इसमें से क्या करेगा, इतनी मात्रा में एक्स वस्तु का क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा। देखिए इतनी मात्रा में क्या करेगा, एक्स वस्तु का एक्सपोर्ट कर देगा और उसके पास इतनी मात्रा में एक्स वस्तु बच जाएगी, और इसके बदले इतना एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसके बदले में वाई वस्तु का क्या करेगा, इतनी मात्रा में इंपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार जो हमारा ए देश है वो कहाँ पर, सी बिंदु पर उत्पादन और उपभोग करेगा। अब देखिए हमारा बी देश कहाँ पर इतनी मात्रा में उत्पादन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इतनी मात्रा में वाई वस्तु का एक्सपोर्ट करेगा और इतनी मात्रा में एक्स वस्तु का इंपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार हमारा बी देश भी कहाँ पर आएगा, सी बिंदु पर संतुलन में आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको वापस बता दूंगा कि हमारा ए देश है, ए देश क्या करेगा, ए देश एक्स वस्तु का कितना एक्सपोर्ट करेगा, इतना, यानी बी देश ए देश, एक्स का कितना, ए देश एक्स का बी देश ए देश, इतनी मात्रा में एक्स का क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, और वाई का क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, सी बी देश यानी इतनी मात्रा का वाई का आयात करेगा। तो ये सी बिंदु पर होगा। और इसी प्रकार हमारा बी देश है, बी देश भी सी बिंदु पर होगा। तो देखिए हमारा ए देश पहले यहाँ पर था, पी से कहाँ पर चला गया, सी पर, और हमारा बी देश क्यू से कहाँ पर चला गया, सी पर। दोनों का क्या कर रहा है, दोनों का उत्पादन और उपभोग बढ़ा है, यानी दोनों देशों को व्यापार से लाभ मिला है। तो इस प्रकार देखिए जब घटती अवसर लागत हो तो ऐसी स्थिति में क्या है, बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, पूर्ण विशिष्टीकरण किया जाता है। ए देश एक्स में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा और बी देश वाई में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा, और दोनों देशों को व्यापार से लाभ मिलेगा। तो ये हमारा अवसर लागत सिद्धांत पूरा हुआ। अब हम इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये हमारा क्लासिकल सिद्धांत से किस आधार पर श्रेष्ठ है। तो देखिए हमारा जो क्लासिकल सिद्धांत है वो क्या है, उत्पादन का हमारा क्लासिकल सिद्धांत है वो क्या है, श्रम के, जो है हमारा रिकार्डो का सिद्धांत था वो श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित था। तो उस सिद्धांत में क्या था कि केवल श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है, जो कि क्या है, एक अवास्तविक मान्यता थी। उसकी जगह हमारे जो हेबरलर है उन्होंने क्या किया, उत्पादन के एक से अधिक यानी 2 साधन लिए और बताया कि जो हमारा वस्तुओं का जो मूल्य है वो केवल श्रम के आधार पर ही निर्धारित नहीं होता, श्रम के अलावा और भी उत्पादन के साधन होते हैं, उनके आधार पर भी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो रिकार्डो का सिद्धांत था वो क्या है, केवल स्थिर लागतों की ही व्याख्या करता है, केवल स्थिर लागतों की, जबकि हेबरलर स्थिर घटती और बढ़ती तीनों प्रकार की लागतों की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार हमारा जो हेबरलर का सिद्धांत है वो क्लासिकल सिद्धांत से क्या है, श्रेष्ठ है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।